ये लर्जा खेज और इबरतनाक कहानी हमें कराची से आसिम नामी एक कारी ने ईमेल के जरिए भेजी है। वो लिखते हैं कि ये कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का वो भयानक बाब है जिसने उनकी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया है। वो चाहते हैं कि उनकी कहानी दूसरों तक पहुंचे ताकि लोग इबरत हासिल करें और जान सकें कि बाज़ गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में मिल जाती है और इस तरह मिलती है कि इंसान न जीने के काबिल रहता है न मरने के। हम ये कहानी बगैर किसी तरमीम के उन्हीं के अल्फाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त आसिम कब्रस्तान में दाखिल हुआ, हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। स्याह बादलों ने चांद को अपनी लपेट में ले रखा था। कभी कभार कोई बादल का टुकड़ा सरकता तो चंद लम्हों के लिए कब्रों पर एक भयानक दूधिया रोशनी पड़ती और फिर फौरन ही अंधेरे में डूब जाती। हल्की हल्की फुहार ने गीली मिट्टी की उदास महक को और गहरा कर दिया था। आसिम ने कब्रस्तान में दाखिल होने से पहले सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। उसने अपनी बड़ी सी टार्च रोशन की, जिसकी तेज रोशनी ने अंधेरे का सीना चीर दिया। ये शहर का नया कब्रस्तान था जो इंसानी आबादी से दूर एक वीरान इलाके में बनाया गया था। रात के वक्त यह मुकम्मल सन्नाटा होता था। उसे ऐसे ही सुनसान कब्रस्तानों की तलाश रहती थी जहां वो अपना मकरूह काम बगैर किसी रुकावट के कर सके। उसके कदम जिस कब्र की तरफ बढ़ रहे थे वो आज शाम ही तैयार हुई थी। तदफीन के वक्त वो भेस बदलकर हुजूम में शामिल था ताकि कब्र की सही जगह का तयन कर सके। वो किसी खातून की मैयत थी और जनाजे में आए लोग उसकी नेकी और परहेजगारी के किस्से सुना रहे थे। किसी ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर मुहर्रम को अपनी सूरत तक नहीं दिखाई थी। ये बातें सुनते हुए भी आसिम के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए ये कब्र सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि नोटों की एक कान थी। कुछ साल पहले आसिम ऐसा नहीं था। वो एक बेरोजगार नौजवान था जो नौकरी की तलाश में दफ्तरों की खाक छानता फिरता था। उसका एक दोस्त था फैसल, जो बज़ाहिर बेरोजगार था लेकिन उसके ठाट बाट किसी अमीरजादे से कम ना थे। एक दिन तंग आकर आसिम ने उससे उसकी अमीरी का राज पूछा। फैसल पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मेरा काम रात में शुरू होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ काम करो, मुझे एक साथी की जरूरत है। पैसों की शदीद जरूरत और घर के खराब हालात ने आसिम को मजबूर कर दिया। जब फैसल ने उसे अपने काम की नौयत बताई तो एक लम्हे के लिए आसिम के पैरों तले से जमीन निकल गई। फैसल कब्रस्तान से ताज़ा मुर्दे चोरी करके मेडिकल कॉलेज के अमले को फरोख्त करता था, जो उन्हें एनाटॉमी की तालीम के लिए तुलबा के हाथ बेच देते थे। यह सुनकर आसिम का पूरा वजूद कांप गया, लेकिन घर की गुर्बत और माँ की बीमारी ने उसके ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। उसने कांपते हुए हामी भर ली। पहली चंद रातें खौफ और दहशत में गुजरी, लेकिन जब हराम की कमारी हाथ आई तो आहिस्ता आहिस्ता आसिम का खौफ लालच में बदल गया। अब वो और फैसल बराबर के शरीक जुर्म थे। वो रात की तारीकी में एम्बुलेंस में जाते, कब्र खोदते, मैयत निकालते और कॉलेज पहुंचाकर रख्म वसूल करते। आसिम के घर के हालात बदल गए थे, मगर उसकी रूह का सुकून छिन चुका था। आज भी वो फैसल के साथ उसी एम्बुलेंस में इस नए कब्रस्तान आया था। मौसम अचानक खराब हो गया था, लेकिन उन्हें हर सूरत में इस ताज़ा कब्र से शिकार हासिल करना था जिसके उन्हें एडवांस पैसे मिल चुके थे। कब्रस्तान पहुंचकर फैसल ने गाड़ी में ही रुकने का फैसला किया और आसिम को काम पर भेज दिया। आज तुम्हारी बारी है, जल्दी करना, मौसम ठीक नहीं लग रहा। आसिम ने बेलचा और टार्च उठाई और कब्रिस्तान के अंदर चल पड़ा। न जाने क्यों आज उसका दिल एक अनजाने खौफ से धड़क रहा था। उसने टार्च को एक पत्थर पर रखा ताकि रोशनी सीधी कब्र पर पड़े और कांपते हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद बेलचा लकड़ी के फट्टों से टकराया। उसने कब्र के अंदर झांका। सफ़ेद कफन में लिपटी मैयत साकित पड़ी थी। उसने हिम्मत जमा की और मैयत को बाहर निकालने के लिए अपने हाथ कब्र के अंदर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ कफन को छूने वाले थे, एक नाकाबिले यकीन और हौलनाक मंजर ने उसे जकड़ लिया। अचानक मैयत की जगह उसे कब्र के अंदर आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। ये कोई आम आग नहीं थी। उसका रंग नीला था और वो बगैर किसी हरारत या धुएं के खामोशी से दहक रही थी। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो हवास बाख्ता होकर कब्र से बाहर भागा। टार्च उसके हाथ से छूटकर गिर गई और वो अंधेरे में टकराता हुआ एम्बुलेंस की तरफ दौड़ा। उसकी चीख फैसल ने भी सुन ली थी और वो परेशानी से उसका इंतजार कर रहा था। आसिम जब उसके नजदीक पहुंचा तो बुरी तरह घबराया हुआ था। क्या बात है, तुम इस तरह चीख मारकर क्यों भागे? फैसल ने उससे झंझोड़ते हुए पूछा। आसिम हाफती हुई आवाज में बोला, कब्र में मुर्दा नहीं है। फैसल ने हैरत से आंखें फाड़ लीं। क्या मतलब? मुर्दा नहीं है तो फिर वहां क्या है?
आसिम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, वहां सिर्फ आग है, कब्र के अंदर आग जल रही है। आग? ये क्या बकवास कर रहे हो? फैसल गुस्से से चिल्लाया। लगता है तुम डर गए हो और बहाने बना रहे हो। मैं खुद जाकर देखता हूं। नहीं फैसल, मत जाओ, खुदा के लिए वहां मत जाओ। आसिम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फैसल ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। तुम बुज़दिल हो, यहीं रुको, मैं अपना काम खराब नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो तेजी से कब्रिस्तान के अंधेरे में गुम हो गया। फैसल को आसिम की बात पर यकीन नहीं था, वो उसे उसका वहम समझ रहा था। वो गुस्से में कदम उठाता हुआ उस कब्र तक पहुंचा। कब्र आधी खुदी हुई थी और आसिम की टार्च कीचड़ में पड़ी थी। उसने टार्च उठाकर रोशन की और कब्र के अंदर झांका। एक लम्हे के लिए वो धक से रह गया। कब्र बिल्कुल खाली थी, ना कोई मुर्दा था, ना आग। मैयत कहाँ गई? वो खुद से बड़बड़ाया। उसी लम्हे उसे अपने बिल्कुल पीछे से एक ठंडी, लरसती हुई निस्वानी आवाज आई। किसे तलाश कर रहे हो? फैसल ने वहशतजदा होकर पलट कर देखा। उसके सामने वही औरत सफेद कफन में लिपटी खड़ी थी जिसे आज शाम दफनाया गया था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक ऐसा खला था जो सीधा फैसल की रूह में झांक रहा था। वो एक बेजान मुर्दा थी, मगर इस वक्त जिंदा हालत में कब्र से बाहर उसके सामने खड़ी थी। फैसल पर सख्ता तारी हो गया। वो थर थर कांपने लगा। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। वो चंद कदम दौड़कर मुंह के बल गिर पड़ा। मुर्दों को बेचने का काम करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उस कफनपोश औरत ने एक ऐसी आवाज में कहा जो कब्र की गहराइयों से आ रही थी। फैसल गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुर्दा औरत के चेहरे पर एक खौफनाक तासुर भरा। उसने सर्द और बेरहम लहजे में कहा, नहीं, अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो गैर मामूली तौर पर लंबा होता चला गया, और उसकी ठंडी उंगलियां फैसल की गर्दन में शिकंजे की तरह पैवस्त हो गईं। फैसल के मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली। गाड़ी में बैठे आसिम ने वो चीख सुनी तो उसका दिल दहल गया। उसी वक्त आसमान पर जोर से बिजली चमकी और उसकी रोशनी में आसिम ने दूर से वो मंजर देख लिया। कफन में लिपटी एक औरत फैसल की गर्दन दबोच रही थी और वो जमीन पर तड़प रहा था। ये मंजर देखकर आसिम बलहवास हो गया। वो फौरन एम्बुलेंस में घुसा और कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। भागने से पहले उसने आखिरी बार कब्रिस्तान की तरफ देखा। वो मुर्दा औरत अब फैसल की छाती पर बैठी उसका गला घोंट रही थी। फैसल की आंखें बाहर को उबल आई थीं। आसिम समझ गया कि फैसल का खेल खत्म हो चुका है। उसने अपनी जान बचाने की फिक्र की। ये सोचकर आसिम ने एम्बुलेंस का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और अंधाधुंध गाड़ी भगाता हुआ तेजी से कब्रिस्तान से दूर होता चला गया। वो बार बार शीशे से पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं वो मुर्दा औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही। वो मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उसकी हालत गैर थी। उसने वहां मौजूद अमले को रोते हुए सारा वाकया सुनाया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मजाक समझा। अगले दिन अखबार में खबर आई कि कब्रिस्तान से एक नौजवान की लाश मिली है, जिसकी मौत गला घुटने से हुई है और करीब ही एक कब्र खुदी हुई थी। ये खबर पढ़कर सबको यकीन हो गया कि आसिम की कहानी सच थी। इस वाकये के बाद आसिम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। उसने हराम की कमाई से खरीदी हुई हर चीज बेच दी और एक छोटी सी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसने सोचा था कि शायद अब उसकी जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन वो गलत था। कुछ गुनाहों की सजा इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी रातों की नींद हराम हो गई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे ख्वाब में वही कब्रिस्तान और वही कफन पोश औरत नजर आती, जो अपनी बेनूर आंखों से उसे घूर रही होती। वो अक्सर नींद में चीख मार कर उठ बैठता। मामला सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं रहा, अब उसे जागते हुए भी वहम होने लगे। उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे अपने कमरे में गीली मिट्टी और कफन की अजीब सी महक आती। कभी कभी उसे अपने कानों में वही निस्वानी सरगोशी सुनाई देती, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। वो हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहने लगा। उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी बीमारी की तशखीस न कर सका। एक रात वो सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उसे अपने बिस्तर के पांव की तरफ एक साया खड़ा नजर आया। ये वही कफन पोश औरत थी। आसिम खौफ से बेहिस्सो हरकत हो गया। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आसिम के पांव को छुआ।
उसका लम्स बर्फ की तरह ठंडा था। इस एक लम्स से आसिम के पूरे जिस्म में कंपकंपी तारी हुई और उसके बाद वो साया हवा में तहलील हो गया। उस रात के बाद आसिम के पैरों ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने हर तरह के टेस्ट किए, लेकिन कोई वजह सामने ना आई। वो एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहने पर मजबूर हो गया। अब वो औरत उसे रोजाना नजर आने लगी। वो दिन के किसी भी पहर किसी भी जगह अचानक नमूदार हो जाती और अपनी वहशतनाक आंखों से उसे देखती रहती, जैसे उसे उसके गुनाह की याद दिला रही हो। आसिम समझ गया था कि ये उसके गुनाहों की सजा है। फैसल को तो फौरी मौत मिल गई थी, लेकिन उसे एक ऐसी अजियतनाक जिंदगी मिली थी जो मौत से भी बदतर थी। उसने अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया। वो बहुत रोईं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। आसिम ने अपनी ये कहानी इसलिए लिखवाई ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। वो कहता है, आज मैं इस बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हूं। मैंने एक कब्र उखाड़ी थी। अब मेरी अपनी जिंदगी एक कब्र बन चुकी है जिसमें मैं जिंदा दफन हूं। फैसल मर कर आजाद हो गया, लेकिन मैं जिंदा रहकर कैद हूं। मैं नहीं जानता कि मेरी ये सजा कब खत्म होगी। मैं आप सबसे सिर्फ एक दरखास्त करता हूं, हमेशा हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं। खास तौर पर मुर्दों की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि जो उनकी दुनिया में खलल डालता है उसकी अपनी दुनिया जहन्नम बन जाती है, मेरी तरह। आसिम की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमें नहीं मालूम कि उसके बाद उसका क्या बना, लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी इबरत का निशान है जो शायद कभी न मिट सके।